ख़वातीन इस इंतज़ार में बैठी हुई थी कि पाकिस्तान आर्मी में कब बताओ नर्स अप्लाई किया जाए। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और पाकिस्तान आर्मी ने उनके लिए वैकेंसीज़ के अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि 2 जुलाई से शुरू हो रही है और 10 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है, यानी 10 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी क्वालिफ़िकेशन भी ज़रूरी है, एज क्राइटेरिया भी ज़रूरी है। आपको मैं तमाम तर मालूमात इसमें दूंगा कि इनकी सैलरी कितनी होती है, ट्रेनिंग सेशन कितना होता है और इनका जो टेस्ट है वो कौन कंडक्ट करता है। तमाम तर मालूमात इस वीडियो में आपको दी जाएंगी। क्वालिफ़िकेशन की तरफ आते हैं। जो इसमें क्वालिफ़िकेशन जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक साइंस के साथ किया हुआ है और उनके 60% मार्क्स हैं, उनके मार्क्स 60% हैं और उन्होंने बायोलॉजी के साथ की हुई है, वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। दूसरे स्टूडेंट जिन्होंने FSC की हुई है और उनके 50% मार्क्स हैं, यानी FSE मेडिकल में 50% मार्क्स हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। सबसे अहम बात, बहुत से स्टूडेंट मुझसे सवाल करेंगे कि FSC का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है जबकि सेकंड ईयर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो इस बात को, ये भी बात आपको बता दूं कि जो सेकंड ईयर वाली जिन्होंने इम्तिहान सेकंड ईयर के दे दिए हैं और रिजल्ट के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, वो कॉलेज पे जाएं और अपना हॉप सर्टिफिकेट बनवाएं। हॉप सर्टिफिकेट बनवाने के बाद इसमें अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका अप्लाई हो जाएगा। दूसरा आते हैं एज क्राइटेरिया की तरफ। जो इसका एज क्राइटेरिया वो 17 ईयर से शुरू होकर 25 ईयर तक है, यानी 17 साल से शुरू होकर 25 साल तक की स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकती हैं। जबकि सबसे अहम बात तो ये है कि इसका जो दिसंबर तक, यानी दिसंबर के लास्ट तक आपकी जो एज है वो 25 होनी चाहिए, इससे अबव नहीं होनी चाहिए, वरना आपका अप्लाई नहीं होगा। अब दूसरा जो सबसे अहम सवाल है वो बहुत सारी स्टूडेंट करेंगे कि सर इसमें जो टेस्ट है वो किधर किधर से आएगा, यानी कौन कौन सी बुक से टेस्ट आएगा, किधर से एकेडमिक आएगा, नहीं आएगा, वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा, तमाम तर मालूमात मैं आपको दूंगा। तो चलते हैं। जो टेस्ट है इनिशियल, यानी अप्लाई करने के बाद सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो इनिशियल टेस्ट होता है, यानी जो टेस्ट होता है ये आपका कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, कंप्यूटर पर टेस्ट दिया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर पर किस तरह क्लिक किया जाता है, किस तरह, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर मालूमात, वो बहुत सारी स्टूडेंट ऐसी हैं जिनको ज़्यादा कंप्यूटर चलाना नहीं आता, परेशान ना हो, थोड़ा बहुत आपको चलाना आना चाहिए, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। आते हैं टेस्ट की तरफ। टेस्ट में क्या क्या कौन कौन से सवाल आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका टेस्ट पोर्शन खुलता है वो एकेडमिक का होता है, वो एकेडमिक का होता है, यानी एकेडमिक में आपके पास जो आपकी सिलेबस है, यानी जो आपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पढ़ा है या मैट्रिक में पढ़ा है, उसमें से आएगा और कौन किन किन बुक से आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा जो टेस्ट होता है वो वर्बल इंटेलिजेंस का होता है और तीसरा जो टेस्ट होता है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का होता है। अभी आते हैं सबसे पहले एकेडमिक की तरफ। सबसे पहले एकेडमिक में कौन कौन से बुक से सवाल पूछा जाएगा और किन किन से नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे अहम बात, जो सबसे बहुत ज़रूरी बात है कि ये जो टेस्ट होता है ये MCQs बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें कोई भी सवाल आपने अटैम्प्ट नहीं करना होता, यानी इसमें सिर्फ MCQs होते हैं, MCQs टाइप टेस्ट होता है और ये कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, कंप्यूटर पर ही ये वाला टेस्ट लिया जाता है। तो सबसे पहले जो इंग्लिश है, यानी एकेडमिक में जो इंग्लिश आती है आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो इंग्लिश है उसमें बुक में से ही जो क्वेश्चन है वो लिए जाते हैं। जो इसकी इंग्लिश की 2-3 चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स को पता होगा। जो ग्रामर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग स्किल्स, यानी आपको ये जो तमाम तर सवालात हैं वो MCQs में ही पूछे जाएंगे। कोई भी आपको सवाल नहीं दिया जाएगा कि इसका जवाब लिखें या व्हाटएवर, ठीक है। तो दूसरा आते हैं जो बायोलॉजी, यानी आपको पता है कि जो आप टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो बायोलॉजी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो बायोलॉजी से भी इसका जो टेस्ट है वो आता है। बायोलॉजी में जो आपके पास बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं, बायोलॉजी के डेफिनेशंस हैं, यानी बहुत सारी बायोलॉजी की ब्रांचेस ऐसी हैं जो आपको इसके बारे में तमाम तर मालूमात होनी चाहिए। फिर इंक्लूडिंग एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स हैं। जो आपकी बुक में हेल्थ रिलेटेड टॉपिक, अहम टॉपिक आपको पता होंगे, आपने एग्जाम दिए हुए होंगे, तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। बायोलॉजी का थोड़ा सा टफ होता है, बायोलॉजी का आपने थोड़ा सा तैयार करके आना है, ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होता बाकी की निस्बत, क्योंकि इनके मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी होता है, तो बायोलॉजी थोड़ा सा टफ होता है, आपने इसको बिल्कुल भी आसान नहीं लेना। तीसरा जो टेस्ट होता है एकेडमिक का वो केमिस्ट्री का टेस्ट होता है, जिसमें केमिस्ट्री की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट्स के बारे में सब तमाम तर मालूमात आपको पता होनी चाहिए कि एलिमेंट्स में कौन सी नोबल गैसेज है, कौन सी मेटल्स हैं, आपको तमाम तर मालूमात होनी चाहिए। बाकी केमिकल रिएक्शंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर आपने FSC की हुई है तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या होता है। 2-3 इक्वेशन भी आपके जो MCQs में वो दी गई होती हैं, आपने इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। वो क्या होते हैं कि कोई भी इक्वेशन डाल देते हैं, वो कहते हैं इसके प्रोडक्ट बताएं, तो आपने ये भी तमाम जो आपके रिएक्शंस होंगे, सेकेंड ईयर वाली पेज की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर वाली बुक में मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमें आपने तैयार करके जाने हैं। बाकी फिजिक्स की तरफ आते हैं। फिजिक्स इतना आसान होता है, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी का थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी सब का आसान ही होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन फिर भी
थोड़ा सा मुश्किल तो होता है स्टूडेंट के लिए। आपने तैयारी करके ज़रूर जाना है। कोई भी स्टूडेंट तैयारी के बगैर टेस्ट के देने के लिए ना जाए, क्योंकि तैयारी के बगैर बिल्कुल भी इसको पास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो फिजिक्स में जो फोर्सेस के मुतालिक है, ठीक है, मोशंस हैं, लॉ ऑफ मोशंस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक्स हैं, और जो बाकी प्रिंसिपल फिजिक्स वाले सारे हैं वो आपने तैयार करके जाने हैं। आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन के वगैरह सारे कानून आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तमाम तरह मालूमात जो मशहूर हैं, क्वेश्चंस आपको पता होंगे, आपने कॉलेज में भी पढ़ा हुआ है, आपने टेस्ट भी दिए हुए हैं कॉलेज में, आपको तमाम तरह पता होगा कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। दूसरे आते हैं जो इसका जनरल नॉलेज होता है, यानी जनरल नॉलेज में जो जनरल नॉलेज होती है वो पाकिस्तान के रिलेटेड होती है। बाज़ औक़ात क्यों होता है कि एग्जामिनर पाकिस्तान से बाहर की भी जनरल नॉलेज आपसे पूछ सकता है, यानी आपसे वो पूछ सकता है कि ईरान का जो कैपिटल है वो क्या है, ईरान की करेंसी है वो क्या है। तो सब ये पाकिस्तान के बारे में तो आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान तो आपके पास होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के बारे में, जबकि आपको जो अदर्स कंट्री हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अब जनरल नॉलेज में आपने क्या क्या तैयार करना है, करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। जब आप टेस्ट देंगे उस वक्त कोई ना कोई करंट अफेयर चल रहा होगा, मुल्क में कोई ना कोई हंगामी सूरत हाल बनी हुई होगी, किसी न किसी चीज़ पर मीडिया पर बहस हो रही होगी, तो उसी बहस को आपने टेलीविज़न पर सुने। नेट्स आजकल अवेलेबल है, नेट पर आप निकाल के सारा कुछ पता चल जाता है जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। बाकी जियोग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा MCQs आते हैं, तकरीबन 4 से 5 जो MCQs हैं वो सिर्फ हिस्ट्री के MCQs आते हैं, यानी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसमें भी MCQ डाले जाते हैं। आगे जाते हैं वर्बल इंटेलिजेंस पोर्शन की तरफ। जो वर्बल इंटेलिजेंस का पोर्शन है वो इतना ज़्यादा, जो आपका इंटेलिजेंस वाला पोर्शन है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है अगर आपने पहले कभी इस तरह के क्वेश्चन देखे हुए होंगे तो। वर्बल इंटेलिजेंस पोर्शन ऑफ द टेस्ट विल एड योर लैंग्वेज एंड रीजनिंग एबिलिटीज। ये जो पोर्शन है वर्बल इंटेलिजेंस वाला, उसके लिए आपको कोई ना कोई इंटेलिजेंस की बुक परचेज करना पड़ेगी। डोगरवाल की बुक है, ठीक है, और 2-3 बुक्स हैं, आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, उससे देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अगर आप वो बुक्स परचेज नहीं करना चाहते, वो आपके पास इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि आप बुक नहीं ले सकते, तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप सोशल मीडिया से भी इसकी तैयारी कर सकती हैं, वर्बल इंटेलिजेंस की तैयारी कर सकती हैं। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ कि जो वर्बल इंटेलिजेंस पोर्शन है, जो सोशल मीडिया पर जो क्वेश्चन बार बार दिए गए हैं वही सोशल मीडिया पर बार बार पेपर में आते हैं। यानी जो कैंडिडेट टेस्ट देने के लिए जाते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जो हमारी एकेडमी है फोर्सेस एकेडमी, उनसे एक्सपीरियंस कंडक्ट करती है, एक जगह पर लिखती है। जो टेस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं वो एक जगह पर बनाकर वीडियो अपलोड कर दी जाती है। पहले भी हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियो अपलोड इसके बारे में कर दी गई हैं। दूसरा आता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस पोर्शन की तरफ। जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस पोर्शन होता है, आपको पता है कि ये नॉन वर्बल है, यानी लिखा हुआ नहीं है, कोई भी तस्वीर बनी हुई है। यानी कोई भी तस्वीर होती है उसमें आपके पास कुछ ना कुछ पूछा जाता है। कुछ आपने गेमें भी खेली होंगी, ये कुछ मतलब छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं और डब्बों को मिलाकर कोई ना कोई तस्वीर बनाते हैं। तो इस तरह की आपने मोबाइल पर तस्वीर भी गेम्स भी खेली होंगी। तो ये वाला बहुत ही आसान होता है, आपने सिर्फ कोनों को देखना होता है, इसके नुक्कर्स को देखना होता है। यानी कोई भी आपके पास एक पिक्चर दी गई है, पिक्चर में से सेंटर वाला पॉइंट या साइड वाला पॉइंट वो छोटा सा टुकड़ा काट देंगे, वो गायब कर देंगे। वो नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इस पर कौन सा जो टुकड़ा है वो लगेगा तो तस्वीर मुकम्मल होगी। तो आपने वो वाला जो टुकड़ा है वो वाला तलाश करना है कि इस पर कौन सा जो शेप है, कौन सा हाफ्स है वो इस पर लगेगा, तो जो इसकी पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब ये वाले भी क्वेश्चन है, ये वाले भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। अब इस पर भी जो ये इसका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है वो भी आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा आते हैं जो इसका यानी टेस्ट देने के बाद कितने MCQs अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो आप कितने सही करेंगे, तो कितने अगर पास होंगे और कितने गलत करेंगे तो फेल होंगे। यानी इंटेलिजेंस में से कितने आते हैं और आपके एकेडमिक पोर्शन में से भी कितने आते हैं, वो मैं बताता हूँ। कि जो आपके इंटेलिजेंस यानी वर्बल और नॉन वर्बल का जो टेस्ट होता है उसमें 80 to 90 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर शो होंगे। सबसे अहम बात जो होती है टाइम मैनेजमेंट होता है, यानी आपका जो इंटेलिजेंस वाला पोर्शन है ये सिर्फ टाइम मांग रहा होता है। आपने हार्ड क्वेश्चन को सिर्फ उतना ही टाइम देना है जितने का वो अहल है। यानी अगर क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है तो आपने उतना ही टाइम देना है जितना हर क्वेश्चन को आना चाहिए। आपने एक माइंडसेट बना लेना है कि आपने इतने टाइम में इतने MCQs अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे अहम और बात ज़रूरी ये है कि जो MCQs आपको नहीं आते होंगे, जो लेंथी MCQs होंगे इंटेलिजेंस में, जो MCQs लेंथी होंगे, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, हमारे भी स्टूडेंट ये वाली गलती करते हैं। जो MCQs लेंथी होंगे वो आपने स्किप कर देने हैं। स्किप का पोर्शन उधर मौजूद होता है, ऑप्शन मौजूद होता है, आप स्किप का ऑप्शन दबाकर वो वाला जो क्वेश्चन है वो स्किप कर सकते हैं। आपका जो दोबारा से टेस्ट करने के बाद जो स्किप किए हुए MCQs होंगे वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। ये बात की समझ आ गई। दूसरा आते हैं एकेडमिक पोर्शन की तरफ। एकेडमिक पोर्शन में आपके
50 MCQs आते हैं, यानी जो तमाम बुक्स हैं इनमें 50 MCQs आते हैं और 50 में से आपने बेटा 22 क्वेश्चन हर सूरत में करेक्ट आपने अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपने 22 अटैम्प्ट करेक्ट नहीं किए, इट्स मीन कि आपने जो टेस्ट है वो फेल कर दिया है। जो इसका टाइम है वो 25 मिनट है। इसके बाज़ औक़ात जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंथी होते हैं, जो MCQs होते हैं वो लेंथी होते हैं, स्टेटमेंट लेंथी होती है। जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपने उनको स्किप कर देना है, उनको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एंड पर आपका टाइम बचता है तो आपने इसको जो स्किप किए हुए MCQs होंगे उनको निकाल के सॉल्व कर देना है। अगर टाइम नहीं बचता तो मैक्सिमम कोशिश करनी है, अगर आपके पास एंड पर थोड़ा सा टाइम बच जाता है तो MCQs आपके बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं तो आपने छोड़ने नहीं है। आपने कम से कम तुक्के ज़रूर लगा देने हैं कि कोई भी MCQs छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तुक्के लगाने का कम से कम ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका 10 में से कोई एक ठीक हो जाता है तो खाली नहीं छोड़ना, आपने कोई ना कोई चीज़ अटैम्प्ट ज़रूर करनी है। तो बाकी आते हैं जो इसके टेस्ट हैं, वो बहुत सारे आर्मी के सेंटर्स हैं। लाहौर में भी सेंटर है, फैसलाबाद सेंटर है। जब आप इसके एडवर्टाइजमेंट खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो सेंटर हैं वो कौन कौन से सेंटर हैं। आप उस सेंटर पर दी गई डेट पर ही जा सकते हैं, और अगर आप डेट पर नहीं जाते, अगर आपको बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं बाज़ बात एमरजेंसी बन जाती है, वो उस टाइम पर नहीं पहुंच सकते, उस डेट पर नहीं पहुंच सकते, तो उससे 1-2 दिन पहले आपको कॉल करके जो आपकी टेस्ट डेट है वो चेंज करवाना पड़ेगी। अगर वो चेंज कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं चेंज करते तो वो आपका टेस्ट नहीं लेते, जाने का फ़ायदा नहीं है, आपको उधर जाने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। तो दूसरी बात, जो इसका टेस्ट है यानी जो सारा इनिशियल टेस्ट होने के बाद आपका जो दूसरा पोर्शन आता है वो आपके फिजिकल टेस्ट होते हैं। आपके फिजिकल टेस्ट लिए जाते हैं, फिर मेडिकल टेस्ट लिए जाते हैं, फिर इंटरव्यूज़ के लिए आपको बुलाया जाता है। ये तमाम टेस्ट पास करने के बाद जो फाइनल इंटरव्यू होता है वो AHQ हेडक्वार्टर लेता है, यानी आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो टेस्ट, जो आपका लास्ट इंटरव्यू है वो टेस्ट लेता है, वो इंटरव्यू लेता है, वो पास करना ज़रूरी होता है। बाकी भी ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई पास करेगा तो आगे मूव करेगा ना, तो वो वाला फाइनल आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है। मेरी बात की समझ आ गई? ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपको तकरीबन 2 या 1 महीने का जो टाइम दिया जाता है, उस टाइम देने के बाद अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उसको कॉल लेटर आ जाता है, वो दी गई जगह पर पहुंच जाता है और ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको तमाम मालूमात मिल चुकी होगी कि जो मैं फराहम करना चाहता हूं। जो आपके क्वेश्चन होंगे वो तमाम सॉल्व हो चुके होंगे, आपको जो डाउट्स होंगे वो भी तमाम क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह उसका जल्द अज जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिए। सोफी फोर्स एकेडमी जिंदाबाद।